हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दुबई क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का मटेरियल लेके आया हुआ हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो आप लोगों को बता दें कि जो मैंने पीछे आपको कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, तो उसके ज़रिए आप लोग वीडियोस देख रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखे जाएँ। तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहेगा, व्यू करते रहिएगा। आप लोगों के अनुसार आप लोगों ने बोला है कि सर मेरे को साइंस पढ़नी है, साइंस पढ़ाइएगा आप। तो आप लोगों को बता दें, आज से मैं साइंस का वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने डिस्प्ले पे शो रहा होगा, मैं लिखा है रेलवे एनटीपीसी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एनटीपीसी। आज मैं बता दूं कि आज का जो ट्रेंड है, आज का एग्ज़ाम जो आपका पढ़ेगा, जो भी एग्ज़ाम बन रहा है उसमें साइंस का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है, कंप्यूटर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है। तो इससे रिलेटेड मैं इसलिए मैं आप लोगों को कंप्यूटर का और करंट अफेयर्स में, और अब जो आपको वीडियोस लेके आया हूँ वो आपका साइंस का लेके आया हूँ। तो आप लोगों ने देखा है, लिखा हुआ है कि पर डे टॉप 20 साइंस क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे। मतलब पर डे एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आपको पर डे के 20 क्वेश्चन होगा। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपका टेम्परेचर होगा। आप लोगों को बता दूं कि जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर से अंदर का, मतलब उसका पूरा डीएनए अपन लोग निकाल के पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना, विथ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये पूरा तरीका समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब है कि पर डे का 20 क्वेश्चन जो होगा बहुत अच्छा होगा, अच्छा मटेरियल होगा और एग्ज़ाम्स में आने के लायक होगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उनमें क्वेश्चन आप लोगों ने या तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए, तो इसी तरीके से आप लोगों को वीडियो मिलता रहे तो आपको हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन करना है, ताकि आप लोगों के पास बेल आइकन करेंगे तो आप लोग मेरी घंटी बजाएंगे तो हम भी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आपकी घंटी बजा देंगे। आप लोगों तक हम अपना मैसेज पहुंचा देंगे कि आप लोगों के लिए हमारा मैसेज क्या आया है कि वीडियोस साइंस का अपलोड हो चुका है। तो आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन करना है। चलिए, आज के टॉपिक की बात करते हैं कि आज का टॉपिक में आपसे क्या टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। आप लोगों को बताना है कि निम्न में से रक्त दाब का मापक कौन सा है। तो रक्त दाब आपका कौन सा मापता है, तो आप लोगों को बता दूं, वो आपका स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है। कौन मापता है, स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है। अब इसमें बात आ रही है कि आपका स्फेरोमीटर है, एनीमोमीटर है और आमीटर है। तो आप लोगों को बता दूं कि जो आपका स्फेरोमीटर है वो आपकी लेंस की वक्रता को मापता है। जो स्पेरोमीटर है लेंस की किसको मापता है, लेंस की वक्रता को मापता है, ठीक है ना। लेंस की वक्रता को मापता है। कौन मापता है भाई, स्फेरोमीटर। चलिए, ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपका फिर से बता देता हूँ, जो आपका रक्तदाब मापता है वो कौन मापता है, आपका स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है। जो स्फेरोमीटर है वो आपका क्या मापता है, लेंसों की वक्रता को मापता है। चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब इसी में बी पॉइंट आपसे बोला गया है कि अनीमोमीटर क्या मापता है। अनीमोमीटर की बात करते हैं तो अनीमोमीटर का जो यूज होता है, वायु के बल तथा गति व दिशा को मापता है। कहने का मतलब है कि जो आपकी वायु चलती है उसका कितना प्रेशर है, उसकी कितनी वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन क्या है, किस एंगल पर है। तो ये सब किसके द्वारा मापा जाता है, आपका एनीमोमीटर के द्वारा। अब आमीटर आप लोग जानते हैं कि जो करंट मीटर होता है, विद्युत धारा होता है, उसको मापा जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर, अनीमोमीटर आपको फिर से बता दें, वायु के बल, गति तथा दिशा को मापता है। स्फेरोमीटर क्या मापता है भाई, लेंसों की वक्रता को मापता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन इसी तरीके से क्लियर कराऊंगा, डिस्क्रिप्शन के जरिए ही कराऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए, तो इसका क्लियर हो गया होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, रक्तदाब कौन मापता है, तो स्पेग्नोमीटर आपका रक्तदाब मापता है। बाकी ये जो ए बी डी ऑप्शन है, इसका मैंने आपको बताया है। तो आप वीडियोस को बार बार देखिएगा, बार बार इसलिए देखिएगा, आप लिख के रख लेंगे तो आप लोग देखेंगे कि लिख लिया है तो आप उसको देखेंगे नहीं। यदि आप वीडियोस को बार बार देखते हैं तो 101% गारंटी देखता हूँ कि जब आपका एक क्वेश्चन के ऊपर बार बार आपकी नज़र पड़ेगी तो वो आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का यूज़ किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का यूज़ किया जाता है। तो आप लोग बताइएगा, क्या यूरेनियम, क्या लोहा,
यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, कौन सी धातु का यूज़ करते हैं तो बता दीजिएगा जल्दी से। तो आपको बता दूं कि जब विद्युत उत्पन्न किया जाता है तो उसके लिए हम लोग किस धातु का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम धातु का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, रडार का आविष्कार किसने किया था। तो आप लोग को जल्दी से बताना है कि रडार का आविष्कार किसने किया। तो आप लोगों को पता ही होगा कि रडार का आविष्कार किसने किया था भाई। क्या रॉबर्ट वाटसन ने किया था, बिल्कुल सही है। आपका जो रडार का आविष्कार किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट वाटसन ने किया था। अब इस पे बात आती है कि फ्लेमिंग का क्या है। तो फ्लेमिंग का आविष्कार किसने, फ्लेमिंग ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, आपका पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। फ्लेमिंग ने किसका किया था, पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन का आविष्कार आपका किसने किया था, किसने किया था दोस्तों, फ्लेमिंग ने किया था। चलिए बुस्बाल की बात करते हैं। तो ये आपका जंतु मंतु से रिलेटेड होता है, ऑस्टन भी आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो आपका जो रडार का आविष्कार है वो किसने किया था, रॉबर्ट वाटसन ने किया था। फ्लेमिंग ने किसका किया था आपका, तो आपको बता दूं ये पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, आपका फ्लेमिंग ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आपको बता दूं कि जो कोबाल्ट पाया जाता है B12 में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आपसे कोबाल्ट पूछा गया है तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है, आपका विटामिन B12 में पाया जाता है। अब यहाँ इस क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन पुट अप होते हैं, जैसे B6 है, B2 है, B1 है, B3 है, B4 है। तो चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं कि इनके जो केमिकल नेम्स होते हैं वो क्या होते हैं। B1 का क्या होता है, B2 का क्या होता है, B3 का क्या होता है। तो चलिए उसके ऊपर अपन लोग नज़र डालते हैं दोस्तों कि क्या कहता है वो। चलिए दोस्तों, तो अपन लोग देखते हैं कि जैसे आपका जो विटामिन्स होता है A B C D इस तरीके से होते हैं, E K, ये आपके विटामिन्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। तो अब इसका हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं। शॉर्ट ट्रिक आपका क्या होता है, जिससे क्या होगा आप लोगों को उसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो ये आपका जो ट्रिक है, देखिए आप ऊपर लिखा हुआ है, रथ एक टॉफ़ी, जैसे गदर एक प्रेम कथा। तो आप लोगों को क्या ट्रिक याद करनी है आप लोगों को दोस्तों, रथ एक टॉफ़ी, क्या याद करना है, रथ एक टॉफ़ी। तो रथ एक टॉफ़ी से इसका आप लोग स्पष्टीकरण देख लेते हैं। रथ की बात हुई तो रा का मतलब होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल मतलब किस विटामिन का केमिकल नेम है, ए का। था मतलब होता है थायमिन, थायमिन मतलब बी विटामिन का। सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपके केमिकल नेम है, किसका है, विटामिन सी का है। अब रथ एक मतलब का आता है आपका, तो का के लिए आपका क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल मतलब विटामिन डी का होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, रथ एक क्या, टॉफ़ी। टॉफ़ी की बात करते हैं। टॉफ़ी में टे मतलब टी आता है आपका, टोकोफेरल। टोकोफेरल ये विटामिन ई का होता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या आता है, टाफी, फी मतलब फिलिकोइनोन, मतलब विटामिन के का आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्रम आपको याद रखना है। और क्रम आपका क्या कहता है दोस्तों, विटामिन के लिए, विटामिन का ये उसके केमिकल नेम का आपका ये ट्रिक है। और ट्रिक आपसे क्या बोलती है, एक रथ एक टॉफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिएगा, आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। जैसे ए नाम के लिए बात करेंगे तो ए के लिए आपका क्या होता है, रेटिनॉल। बी के लिए क्या होता है, थायमिन, मतलब B1 की बात हो रही है। फिर B2 रेबोफ्लोविन, फिर आपका V3 आपका निकोटिनेनाइड, फिर इसके बाद V5 पेंटाथेनिक, फिर आपका क्या आता है आपका B6 आप देख रहे हैं पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, V12 साइनोबाल्मिन, विटामिन सी एस्कॉर्बेट, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, आपको बता दिया, विटामिन ई टेकेफेरॉल और विटामिन के फ्लोकोनिन। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्रम याद रखने होंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन में आपको केवल एक ही पॉइंट बताया, कार्बन किस में ज़्यादा पाया जाता है या कार्बन किस में पाया जाता है आपका, तो आपको बता ही दिया है कि B12 में पाया जाता है। इस तरीके से आपके कई क्वेश्चन वो पुटअप कर सकता है। और
आपको बता दूं कि जो आपका ये केमिकल नेम है, केमिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, आप लोगों से एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद थोड़ा सा और स्पष्टीकरण, तो आप देख लीजिएगा, ये बी से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने उसमें आपको बता ही दिया है, ठीक है ना, बायोटिन B7, इस तरीके से इसके क्रम को आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या, हाँ दोस्तों, तो आप लोगों से क्या बोला गया था कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसमें आपका क्लियर होगा कि B12 में आपका विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। अब बाकी ये बात आपको मैंने उसमें बता ही दी है कि B2 केमिकल नेम, B6 केमिकल नेम, B1 केमिकल नेम और B12 का केमिकल नेम, इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरेक्टिन प्राप्त होता है, मतलब जो आपका कीटनाशक है, सॉरी, जो कीटनाशक है आपका, ये उसका नाम अच्छे से याद रखिएगा, एजाड्रेक्टिन, ये किस में पाया जाता है, तो आप लोगों को बता दूं, ये आपका नीम में पाया जाता है। किस पेड़ में पाया जाता है, नीम से पाया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। किस तरीके से पूछ सकता है, तो आपको बता दूं कि जो नीम है, नीम में कौन सा कीटनाशक पाया जाता है, तो आप लोगों को नाम याद रखने हैं, दोनों नाम याद रखने हैं कि नीम में कौन सा कीटनाशक पाया जाता है, आपका एजाडिरेक्टिन पाया जाता है, एजाडिरेक्टिन पाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे की बात करते हैं, तो आगे आपका कौन सा पॉइंट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, तो आपको ये बताना है दोस्तों कि जो H1N1 है, इससे कौन सा रोग फैलता है, तो जल्दी से बता दीजिएगा। ये तो आप लोग परिचित ही होंगे, ये भी आपका चाइना से फैला हुआ था, जैसा अभी आज का प्रेजेंट टाइम में आपका ये कोरोना फैला हुआ है, कोविड-19 फैला हुआ है, ठीक है ना, इसी तरीके से आपका फैला हुआ था। चलिए तो यहाँ पर हम H1N1 की बात करते हैं। H1N1 जो है आपका किससे जाना जाता है, स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। अब बता दूं कि H1 और N1 आपका क्या है, तो आपको बता दूं कि जो H1N1 है ये आपका क्या है, वायरस है। क्या है भाइयों दोस्तों, आपका ये वायरस है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, तो आपको बता दूं कि इससे बुखार, खांसी, जुकाम, इस तरीके के जो सिम्टम्स आपके बॉडीज़ में दिखाई देते हैं, ये आपका H1N1 के थ्रू होता है, ठीक है ना। और H1N1 क्या है, आपका एक तरीके से वायरस होता है, ठीक है दोस्तों। ये कौन सा रोग फैलाता है, आपका स्वाइन फ्लू फैलाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो H1N1 आपका क्या हो गया, स्वाइन फ्लू। आप लोगों को बता दूं कि जो आपका स्वाइन फ्लू इस तरीके से भी पूछ सकता है कि स्वाइन फ्लू किस वायरस से फैलता है, तो इन्फ्लुएंजा आपको याद करना है, उसका आपको ये भी याद रखना है कि H1N1 बोलते हैं। चलिए यहाँ पर अपन लोग मेड काउ डिजीज़ की भी बात करते हैं। मेड काउ डिजीज़ आपका क्या होता है, यहाँ पे आप देखें ये ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो जो मेड काउ डिजीज़ होता है, ये आपका क्या होता है, पशुओं के दिमाग में पाया जाता है, सॉरी, मतलब ये एक तरीके से क्या होती है, एक आपकी बीमारी होती है। ये किसके द्वारा फैलती है, सूक्ष्म जीवों से फैलती है। किससे फैलती है, सूक्ष्म जीवों से फैलती है। किससे फैलती है, सूक्ष्म जीवों से फैलती है, ठीक है ना। ये इफेक्ट किसके ऊपर पड़ती हैं, तो पहली चीज़ बता दें, देखिए आप इसका यदि पोस्टमार्टम करें मेड काउ डिजीज़ का, तो मेड मतलब होता है पागल, काउ मतलब होता है गाय, और डिजीज़ मतलब आपको पता ही है कि ये एक तरीके से क्या होती है, लॉ से मतलब बीमारियां होती हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं ना डिजीज़। तो क्या होता है, जो मेड काउ डिजीज़ है, ये आपका किस में पाया जाता है, आपका जानवरों में पाया जाता है। ज़्यादातर किस में दिखता है, ये आपका गाय वगैरह में दिखा है। और पशुओं की ये दिमाग को पकड़ता है, किसको पकड़ता है, आपका दिमाग को पकड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपका किसको प्रभावित करता है, आपका इफेक्ट करता है, ये आपका दिमाग को इफेक्ट करता है। बात क्लियर है कि नहीं। चलिए तो आपका इसमें जो आपका था इन्फ्लुएंजा, ये आपका क्या होता है, आपका स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है ना। अब इसमें बात आती है, देखें आप सी, तो मेड काउ डिजीज़ आपको क्लियर, वेल अच्छे से क्लियर हो गया हो। चलिए कॉमन फ्लू, ये तो आपका खांसी जुकाम, ये आपका आ जाता है किसी भी तरीके से, पानी के चेंजिंग से भी हो सकता है, कोई हवा वगैरह आपकी चेंज होती है, उससे मौसम चेंज होता है, उससे भी हो जाता है। चलिए रेबीज की बात करते हैं। तो रेबीज क्या होता है, ये आपका एक वायरस से फैलता है। रेबीज जो आपका रोग है, ये आपका किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। और ये जो वायरस है आपका किस में पाया जाता है, ये कुत्तों में पाया जाता है, जो पागल कुत्ते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि पागल कुत्ते के काटने से आपको रेबीज रोग हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें बात आती है कि इससे आपको क्या होता है, तो आपको बता दो, इससे आपको पानी से डर लगने लगता है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि यदि कुत्ता काट लेता है तो आपको पानी से डर लगने लगता है, तो पानी से डर लगता है। और
जो बेहोशी होती है वो भी आपको इफ़ेक्ट करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये चारों पॉइंट मैंने आपको क्या कर दिए, क्लियर कर दिया। और इन्फ्लुएंजा की बात करेंगे तो इन्फ्लुएंजा आपका क्या हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं कह रहा हूँ आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन का मैं डीएनए पूरा पोस्टमार्टम करता रहूँगा, ठीक है ना। बस आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को यदि आप न्यू यूजर्स हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियोस को आप बार बार समझिएगा, बार बार देखिएगा, और यदि फिर भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन आपका दूध को दही बनाता है, ठीक है ना। दूध को दही कौन बनाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दूध को दही कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस। तो यदि लैक्टोबैसिलस यदि आपका है तो दूध आपका क्या हो जाएगा, दही में बदल जाएगा। मतलब एक तरीके से क्या हो जाता है, दूध फट जाता है और आपका खट्टापन उसमें आने लगता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है आपकी खमीर की। तो खमीर का आपको बता दूं कि ये अपन लोग घर में भी बना सकते हैं, खाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात आ रही है, आप देख रहे हैं सी ऑप्शन में आपसे बोला गया है राइजोपस। क्या नाम दिया गया है, राइजोपस। तो राइजोपस के लिए मैं आपको बता दूं कि ये फलों और सब्जियों पर उगते हैं। किस पर उगते हैं, फलों और सब्जियों पर उगते हैं। इसके बाद बता दूं कि ये आपके सेप्रोफाइटिक कवक का जीन होता है, ठीक है ना। ये राइजोपस जो है आपका किस पर उगता है, आपका फल पर उगता है और सब्जी पर उगता है, ठीक है ना। ये आपका सब्जी जो होती है उन पर ये उगता है। एक तरीके से राइजोपस क्या है आपका, किसका, सेप्रोफाइटिक, किसका, किसका कवक होता है, सेप्रोफाइटिक, ठीक है ना दोस्तों। सेप्रोफाइटिक कवक का क्या होता है, आपका जीन होता है, ठीक है ना दोस्तों। क्लियर है कि नहीं, तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि दूध को दही कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस बताता है। खमीर आपको घर में बनता है। राइजोपस मैंने आपको बता दिया कि ये आपका जो फल या सब्जी होती है उस पर उगता है, और ये सेप्रोफाइटिक का कवक होता है, ठीक है ना। कवक का क्या होता है, जीन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका इसी में दिल्ली या जो ऑप्शन आपसे बोला राइजोबियम। तो राइजोबियम आपको पता ही है कि एक तरीके से राइजोबियम क्या होता है, आपका जैव उर्वरक होता है। क्या होता है आपका, जैव उर्वरक होता है। बात क्लियर है दोस्तों कि नहीं, क्या होता है आपका, जैव उर्वरक होता है, ठीक है ना। राइजोबियम क्या होता है आपका, जैव उर्वरक होता है ठीक। अब इसकी बात करते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है। तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपकी दाल वगैरह होती है, जो पेड़ इसके होते हैं दाल के, उसमें ये आपका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। ये आपसे क्वेश्चन पेपर में भी राइजोबियम का बिल्कुल बनता है। और जो आपका दूध का दही बनाता है लैक्टोबैसिलस, इसका भी क्वेश्चन बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोग बस वीडियोस को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरीके से अच्छा मटेरियल देता रहूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जल्दी से बताइएगा भाई, एफ्लाटॉक्सिन यदि आप खा जाते हैं तो कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपको बता दूं कि ये एक तरीके से पॉइजन होता है। क्या होता है आपका, एफ्लाटॉक्सिन। ये आप देख रहे हैं कि इसमें आगे लिखा है विषाक्तन। विषाक्तन मतलब क्या होता है आपका, एक तरीके से क्या होता है, पॉइजन होता है, जो कि आपका किसको इफेक्ट करता है, ये आपका लीवर को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है, आपका लीवर। मतलब यदि इसका आप सेवन करते हैं तो धीरे धीरे आपका लीवर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो एफ्लाटॉक्सिन की वजह से यदि आप सेवन करते हैं पॉइजन का, तो उसमें आपका लीवर खराब हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको से क्या कहता है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। मतलब जो आपका चेचक का जो टीका लगता है, जो चेचक वैक्सीन है, तो आप लोगों को क्या पूछा गया है, चेचक के वैक्सीन को तैयार किया था, ठीक है ना। सर्वप्रथम किसने आपका चेचक के टीके की खोज की थी। तो आप लोगों को दोस्तों ये बताना है। तो आप लोगों को बता दो कि चेचक का जो एडवर्ड जेनर, सभी को अच्छे से याद होगा, ठीक है ना। किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है ना। अब इसके बाद आप ऑप्शन में देख रहे हैं, आपको 3 ऑप्शन और दिए गए हैं। 3 ऑप्शन आपका क्या कहता है, पहला ऑप्शन है आपका, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है।
ठीक है ना, किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी। तो आप लोगों को पता ही है अच्छे से कि लुई पास्चर ने आपके किसके टीके की खोज की थी, रेबीज का टीका, जो कि आपका कुत्ते के काटने के लिए लगता है। किसकी खोज की थी, रेबीज का टीका, ठीक है ना, उसके लिए खोज की थी। किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। चलिए इसी में आपका तीसरा ऑप्शन पूछा जाता है। तीसरा ऑप्शन को क्या कह रहा है आपका, लिस्टर ने। तो आपको बता दूं कि जो लिस्टर ने बात की थी, लिस्टर ने आपकी जो आपकी एंटीसेप्टिक सर्जरी होती है, क्या होती है आपकी एंटीसेप्टिक सर्जरी, ठीक है ना। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी जो आपका की खोज की थी वो किसने की थी दोस्तों, आपकी लिस्टर ने की थी, ठीक है ना, किसने की थी, लिस्टर ने की थी। तो लुईस पास्चर आपका रेवीज हो गया, डॉक्टर जेनर आपका चेचक हो गया, लिस्टर आपका एंटीसेप्टिक सर्जरी हो गया, एंड साक आपका पोलियो वैक्सीन, जो आपका पोलियो का टीका लगता है ना, पोलियो का टीका जो आपका लगता है, पोलियो का टीका वो किसने खोज की थी, साक ने की थी, किसने की थी। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत पूछा जाता है। ये जो आपके पोलियो का क्वेश्चन है, चेचक के टीके का है, रेबीज का टीके का है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का है, ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पूरा पोस्टमार्टम हर क्वेश्चन का करके आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। चेचक वैक्सीन एडवर्ड जेनर है, मतलब बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लुईस पास्चर, रेबीज, लिस्टर, एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंड साक पोलियो वैक्सीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उससे क्या कहता है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो क्या कह रहा है, एंटीबायोटिक क्या होता है। तो आप लोगों को पता है कि एंटीबायोटिक तो कोई पेड़ में थोड़ी होता है, ना पेड़ होता है, ना सिरप होता है, ना टॉक्सिन। तो आपका क्या होता है, आपकी जो दवा है, दवा होती है, क्या होती है आपकी एंटीबायोटिक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अपन लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोगों को मैं हर चीज़ पूरी क्लियर कर सकूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है कि कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है। तो ये जो बात यहाँ पर हो रही है वो इंडिया से रिलेटेड हो रही है कि इंडिया में आपकी कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है। तो आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि इंडिया में जो बीमारी थी आपकी टीबी, टीबी पर कोई भी बात नहीं हुई थी, मतलब टीबी के लिए कोई भी आपकी मेडिसिन नहीं बनी थी। तो दोस्तों आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो आपकी टीबी की बीमारी है उस पर आपका काबू पा लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, टीबी की बात कर रहे हैं, ठीक। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि जो टीबी होती है, टीबी को हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षय रोग भी बोला जाता है। टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षय रोग भी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बात करते हैं कि टीबी आपका कैसे क्या फैलता है, किसको इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर बात बता दूं, टीबी को क्षय रोग बोलते हैं, ये जीवाणु से फैलता है। ये आपका किससे फैलता है, आपका जीवाणु से फैलता है। अब जीवाणु का यदि आपसे नाम पूछा जाता है तो उस जीवाणु का नाम क्या होगा, तो आपको बता दूं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु। क्या होता है उसका, दोस्तों अच्छे से सुन लीजिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, अच्छे से सुन लिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा ये फैलता है। अब बात आती है कि ये किसको इफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी में, तो ये बता दूं आपको, ये फेफड़ों को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है, फेफड़ों को इफेक्ट करता है। बात क्लियर है कि नहीं, ये फेफड़े इससे क्या हो जाते हैं, आपके खराब हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये फैलता कैसे है। तो आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि जो आपका टीबी होता है ये हवा के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है। अब आपको एक बात और बता दूं, किसके माध्यम से फैलता है, हवा के माध्यम से। अब आप सोच रहे हैं जैसे क्वेश्चन में बोला गया काबू पा लिया गया, तो कैसे काबू पा लिया गया है, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपका एक बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है, बीसीजी का एक टीका लगाया जाता है। बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलमेट गुएरिन। आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो टीबी है इसको क्षय रोग बोलते हैं। ये आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से फैलता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है,
फेफड़ों को खराब करता है और आपका बेसिलस कैलमेट गुएरिन अर्थात बीसीजी का टीका लगाकर इसको सही किया जा सकता है। तो आपका ये क्वेश्चन आपका पूरा इसका ट्रीटमेंट आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि आलू क्या है। तो आलू क्या होता है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि सब्जी होती है, सब्जी का ऑप्शन नहीं है इसमें, क्या है आपका तना है। तो आपका क्या है भी, आलू क्या है आपका तना है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। तो अब यहाँ पर बात होती है डीएनए की। तो डीएनए का यदि हम फुल फॉर्म की बात करेंगे तो आप लोगों को सबको अच्छे से पता होगा कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ये आपका डीए का क्या होता है, आपका फुल फॉर्म होता है। चलिए यहाँ पर एक बात करते हैं कि जो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल की। पहले तो आपको इसका आंसर बता देते हैं। तो डीएनए का जो मॉडल प्रस्तुत किया था और 1962 में जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था वो है आपके ब्रिगस एवं किंग को। किसको मिला था, ब्रिगस एवं किंग को मिला था। अब जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था, वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो आपने क्लियर कर ही लिया होगा कि ब्रिगस एवं किंग को मिला था, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है। तो आनुवंशिकता के जन्मदाता ये तो बच्चा बच्चा जानता है भाई, बताने की जरूरत ही नहीं है। मेंडल को आपका आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पर लेमार्क आता है, डार्विन आता है, खुराना आता है। तो देखिए लेमार्क और डार्विन ने आपका विकासवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। किसका सिद्धांत दिया था, विकासवाद का सिद्धांत दिया था। अब यहाँ पर बात आ रही है खुराना। खुराना का जो पूरा नाम है वो है आपका हरगोविंद खुराना। और हरगोविंद खुराना की बात होती है तो आप लोगों का बहन में पक्का बात आता है कि कृत्रिम जीन की इनने खोज की थी। खुराना ने किसकी खोज की थी, जीन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, जीन, जो जीन्स आपकी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। और आपको बता दूं कि खुराना को ही 1968 में, कब, 1968 में चिकित्सा का क्या दिया गया था दोस्तों, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 1968 में जो चिकित्सा का जो नोबेल दिया गया था वो आपको किसको दिया गया था, खुराना को दिया गया था। खुराना को दिया गया था, मतलब हरगोविंद खुराना को दिया गया था। नाउ दैट क्लियर। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पूरा डीएनए में पोस्टमार्टम करके बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीटभक्षी पौधा क्या है। आपको यहाँ पर बताना है कि कीटभक्षी पौधे का क्या नाम है। तो आपको बता दूं कि जो कीटभक्षी पौधा है आपका क्या होता है, आपका इसमें से क्या अमरबेल है, क्या ड्रोसरा है, क्या गुलाब है, नागफनी। तो आपको बता दूं कि जो आपका ड्रोसरा है वो आपका कैसा होता है, कीटभक्षी होता है, मतलब कीट को खाने वाला। तो जो कीट को खाता है वो आपका कीटभक्षी है, तो वो आपका कौन सा होता है, ड्रोसरा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है, इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेगा। आप लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यदि न्यू मेंबर्स हो लाइक शेयर करते रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था। इस कथन का सत्यापन किसने किया था। तो आप लोगों को बता दूं कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, ऐसा बताया था लुईस पास्चर ने। किसने बताया था, लुईस पास्चर ने। निकल ऐसा होता है, इसका जो सत्यापन, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, इसका सत्यापन किसने किया था। तो आपको बता दूं कि इसका सत्यापन जो किया था ओपेरिन ने किया था। किसने किया था, ओपेरिन ने किया था। अब बात आती है ओपेरिन कहाँ के थे। तो आपको बता दूं दोस्तों कि ओपेरिन रूस के थे। ओपेरिन का पूरा नाम क्या है, अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन। क्या है, अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन। ये आपका ओपेरिन का फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम है। ये रूस के रहने वाले थे और इन्होंने ही इसका सत्यापन किया था कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, ये किसने कहा,
तो ये किसने कहा था, किसने खोज की थी, लुईस पास्चर ने की थी। यदि ये बोला जाता है इसका सत्यापन किसने किया, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसका सत्यापन किसने किया, तो आपको बता दूं ओपेरिन ने किया था, ठीक है ना दोस्तों। वेल, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, इसमें प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि प्रथम जीव की उत्पत्ति आपकी कहाँ हुई थी, जल में हुई थी। और आपको बता दूं कि जो भी जीव उत्पन्न होगा वो निर्जीव चीज से उत्पन्न हुआ था। किससे हुआ था, निर्जीव से। कहने का मतलब है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कीचड़ कहीं पर होता है तो कीचड़ में आपके कई बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक उत्पन्न होते हैं ना, इसलिए तो निर्जीव से होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, तो ये आपको याद रखना है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, आपकी जल में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है दोस्तों, निकोटीन पाया जाता है। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, तो ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई आप लोगों को दोस्तों। निकोटीन जल्दी से बता दीजिएगा भाई, ठीक है ना, बहुत लोग तो निकोटीन लेते भी होंगे, ठीक है ना। तो किस में पाया जाता है भाई निकोटीन, क्या चाय में, तम्बाकू में, कॉफ़ी में, नीम में, किस में पाया जाता है, बताएं, बता दें दोस्तों, किस में पाया जाता है भाई, बताएं जल्दी। तो किस में पाया जाता है दोस्तों आप लोगों का निकोटीन, किस में पाया जाता है, तम्बाकू में पाया जाता है। वही मैं बोल रहा था कि बहुत लोग तो खाते पीते भी होंगे, ठीक है ना। तो किस में पाया जाता है आपका निकोटीन, तम्बाकू में पाया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं चाय की। तो चाय में आपका कैफीन पाया जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब नीम के पानी में, तो नीम के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में तो आपको जो दूसरा क्वेश्चन बताया था उसमें आपको बता ही दिया जाता है कि जो कीटनाशक के रूप में आपका पाया जाता है, ठीक है ना, उस पर हमने चर्चा भी की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो आप लोगों को दोस्तों इसमें यह बताना है कि निम्न में से कौन एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, मतलब कौन वायु प्रदूषण नहीं करता है, ठीक है ना, नहीं है। तो क्या आपका सल्फर डाइऑक्साइड, क्या आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या DDT। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग बता दीजिएगा इसमें से कौन नहीं करता है। क्या सल्फर डाइऑक्साइड, एयर पॉल्यूटेंट बताना है दोस्तों, ठीक है ना। एयर पॉल्यूटेंट आपका क्या होता है, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये तो आपकी गाड़ियों से निकलती है ना, हानिकारक होती है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको एक DDT दिखाई दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर हम एक बात करते हैं कि जो DDT होता है, DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बता दूं कि डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या होता है, फिर से सुन लीजिएगा, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और आपको बता दूं कि ये कीटनाशक है जो कि मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। ये आपका पहला कीटनाशक था जो मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DDT का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना, अच्छे से पढ़िएगा। DDT का क्या होता है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और वायु प्रदूषक नहीं है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। तो आप लोग दोस्तों जल्दी बताएं, क्या फूल, बीज, पत्ती, फल। तो किससे होती है आपकी, बीज से होती है। किससे होती है, बीज से होती है। चाय किससे होती है, आप लोगों को पता ही है, पत्ती से होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि 2020 आपको पर डे खिलाते रहेंगे। पर डे आप लोगों को वीडियोस देखना है, पूरा देखना है, जब तक कि आपको अच्छे से आ नहीं जाता है तो आप वीडियोस को बार बार देखते रहिएगा। इसी तरीके से मैं आपको पर डे 2020 क्वेश्चन देता रहूँगा, ठीक है ना। और यदि आप न्यू यूजर्स हैं, जाते जाते एक बार फिर से बोलेंगे, यदि आप न्यू यूजर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन कर लीजिएगा और वीडियोस को पूरा देखिएगा। चलिए कल के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑनलाइन द वे क्लासेस।